हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। तो जो भी अभ्यर्थी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर इनका अभी तक सीटेट नहीं निकला है, तो मैं यहाँ पर आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करवाऊंगी। अभी फ़िलहाल हम लोग हिंदी के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। आगे हम नेक्स्ट विषय के प्रश्नों को हल करेंगे, साथ में थ्योरी भी करेंगे। तो यहाँ पर अगर बात करें लैंग्वेज के लिए, तो लैंग्वेज में आपको 20 भाषाएं दी जाती है सीटेट के द्वारा, जिसमें आपको अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करना होता है। तो अधिकतर जो स्टूडेंट है वो हिंदी भाषा को भाषा 1 या भाषा 2 के रूप में चूज करते हैं। तो जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तब आप इसमें से आपको भाषा सेलेक्ट करनी होगी, जो कि कंपलसरी है। तो अगर आप हिंदी भाषा 1 या भाषा 2 के रूप में ले रहे हैं, चाहे आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं या पेपर 2 की, तो ऐसे में नेक्स्ट सीटेड पेपर में आपको कुछ इस प्रकार से प्रश्न देखने को मिल सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग प्रश्न को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर प्रश्न देखिए 106 नंबर पर। कक्षा में विद्यार्थी विषय वस्तु को समझ जाते हैं, किंतु वे किसी चर्चा में भाग नहीं लेते। उन्हें भाषा की कौन सी कठिनाई है? यानी भाषा को तो वो विषय वस्तु को तो समझ जाता है, लेकिन किसी भी लैंग्वेज डिबेट में वो भाग नहीं लेता। तो ऐसे में उसे कौन सी कठिनाई हो रही है? तो ऑप्शन को हम लोग पढ़ते हैं। ऑप्शन है संप्रेषण संबंधी, यानी कम्युनिकेशन संबंधित, या फिर अभिव्यक्ति संबंधित, या फिर गाहिता संबंधित, या उच्चारण संबंधित। कौन सी परेशानी यहाँ पर, यानी कौन सी कठिनाई का उन्हें सामना करना पड़ता है, जिस वजह से वो चर्चा में भाग नहीं लेते? तो ऐसे में देखिए जो आपका ऑप्शन होगा यहाँ पर अभिव्यक्ति, अपने बातों को अभिव्यक्त करना, अपने बातों को, अपने विचारों को व्यक्त करने से संबंधित जो यहाँ पर कठिनाई है उसका सामना करता है विद्यार्थी, जिस वजह से वो चर्चा में भाग नहीं लेता है। क्योंकि चर्चा में क्या होता है, हम एक दूसरे के विचार को प्रकट करते हैं। तो ऐसे में जिसको भी अभिव्यक्ति के संबंधित, यानी कि अपनी जो उनका नॉलेज है, जो ज्ञान है उस टॉपिक पर, अगर उसे वो सही तरीके से व्यक्त नहीं कर पाते हैं, तो इस वजह से उनको इस तरह की परेशानी होती है, जिस वजह से वो किसी भी डिबेट या चर्चा में भाग नहीं लेते हैं। थोड़ा सा व्याख्या यहाँ पर समझ लेते हैं कि कक्षा में विद्यार्थी विषय वस्तु को समझ जाते हैं, किंतु वे किसी चर्चा में भाग नहीं लेते, तो उन्हें भाषा की अभिव्यक्ति संबंधित कठिनाई है। शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों की इस कठिनाई को दूर करने के लिए उन्हें भाषा प्रयोग के ऐसे अवसर देने चाहिए जिनसे अधिक से अधिक अभिव्यक्ति की जा सके। उन्हें चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि कक्षा में शिक्षक शब्दों या चित्रों के माध्यम से संप्रेषण कर रहे हैं, मतलब चित्र के माध्यम से यहाँ पर संप्रेषण कर रहे हैं, और इस स्थिति में विद्यार्थियों को किसी श्रेणी में किस श्रेणी में रखेंगे? अगर ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों को किस श्रेणी में रखा जाएगा? तो पहला ऑप्शन यहाँ पर देखते हैं। पहला ऑप्शन है यहाँ पर संकेत देने वाले, दूसरा है संकेत समझने वाले, फिर तीसरा है विरोध करने वाले, और चौथा है सहमति देने वाले। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? तो बिल्कुल यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन होगा संकेत समझने वाले, यानी कि कक्षा में शिक्षक शब्दों या चित्रों के माध्यम से संप्रेषण कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो ऐसे में कि कौन सी स्थिति होगी विद्यार्थियों के लिए? तो वो होगी संकेत देने वाली स्थिति। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग व्याख्या की तरफ बढ़ते हैं। व्याख्या में है कि कक्षा में शिक्षक शब्दों या चित्रों के माध्यम से संप्रेषण कर रहे हैं, तो इस स्थिति में विद्यार्थियों को संकेत समझने वाली श्रेणी में रखा जाना चाहिए। शिक्षक चित्रों के माध्यम से कक्षा में विषय समझा रहे हैं और विद्यार्थी उन चित्रों व संकेतों के माध्यम से समझने का प्रयास कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों के लेखन के संरचनात्मक मूल्यांकन में क्या होना आवश्यक है? तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन को पढ़ते हैं। पहला है यांत्रिक त्रुटियों को पेंसिल या पेन के द्वारा चिन्हित किया जाना चाहिए, या फिर दूसरा ऑप्शन देखिए, विद्यार्थी द्वारा संकेतों के उपयुक्त अर्थ प्रतिपादित करने तथा प्राप्त उद्देश्य के सोपान पर टिप्पणी करनी चाहिए, या फिर थर्ड ऑप्शन दिया है कि लेखन प्रक्रिया में उत्पादित सभी सामग्रियों में विद्यार्थी की भागीदारी होनी चाहिए। विषय वस्तु यांत्रिक वर्तनी तथा प्रयोग के लिए ध्यानपूर्वक पठन होना चाहिए। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन है? यहाँ पर पूछा जा रहा है लेखन के संरचनात्मक मूल्यांकन में क्या होना आवश्यक है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन आपका हो जाएगा क्या? ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा कि जो सेकेंड ऑप्शन है ना, विद्यार्थियों द्वारा संकेतों के
उपयुक्त अर्थ प्रतिपादित करने तथा प्राप्त उद्देश्य के सोपान पर टिप्पणी करनी चाहिए। तो सेकंड ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अब व्याख्या को देख लेते हैं। यहाँ पर आंसर आपका 2 होगा। विद्यार्थी द्वारा संकेतों के उपयुक्त अर्थ प्रतिपादित करने तथा प्राप्त उद्देश्य के सोपान पर टिप्पणी करना विद्यार्थियों के लेखन के संरचनात्मक मूल्यांकन में आवश्यक होना चाहिए। संरचनात्मक मूल्यांकन से तात्पर्य किसी ऐसे शैक्षिक कार्यक्रम, योजना, प्रक्रिया अथवा सामग्री आदि के मूल्यांकन से है जिसमें मूल्यांकन के आधार पर सुधार करना क्या हो सके, संभव हो सके। आगे की तरफ बढ़ते हैं। बच्चे में अंतर्निहित जन्मजात क्षमता होती है जो उन्हें भाषा के पैटर्न को खोजने में मदद करती है। और निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इस कथन का समर्थन करता है, जिसको हम कहते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। नोम चोम्स्की द्वारा जो है इस पर ज़्यादा जोर देते हैं, उनके द्वारा ये प्रतिपादित किया गया था। और यहाँ पर अगर हम देखें तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। व्यवहारवादी, उसके बाद है संज्ञानात्मकवादी, उसके बाद है सहजतावादी और रचनावादी। तो देखिए जो बच्चों में है ना, किसी भी भाषा को सीखने की जन्मजात क्षमता होती है जिसे हम लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहते हैं। और यहाँ पर इस लैंग्वेज को सीखना उनके लिए सरल होता है, सहज होता है। जैसे कि मातृभाषा यानी मदर टंग, जो घर में बोली जाती है भाषाएं, उसको सीखना आसान होता है। तो इसमें सहजतापूर्ण वो इस भाषा को सीख जाता है। तो ऐसे में अगर यहाँ पर ऑप्शन देखें हम लोग, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सहजतावादी, यानी आसानी से सीख जाता है। अब हम इसको यहाँ पर थोड़ा सा व्याख्या के रूप में देख लेते हैं कि ऑप्शन आपका 3 होगा। बच्चे में अंतर्निहित जन्मजात क्षमता होती है जो उन्हें भाषा के पैटर्न को खोजने में मदद करती है। सहजतावादी सिद्धांत यहाँ पर ये कहलाता है, इस कथन का समर्थन करता है और यह नोम चोम्स्की द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। ठीक है, उनके अनुसार बच्चों में भाषा अर्जन करने की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है, इसीलिए इसे सहज तरीके से जो है ग्रहण किया जा सकता है, यानी बच्चा आसानी से इस भाषा को सीख जाता है। बच्चे भाषा अर्जन करने की क्षमता के कारण ही भाषा सीखते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो जो डिवाइस है वो ऑटोमेटिकली रहता है, जिस वजह से वो लैंग्वेज सीख लेते हैं। भाषा अर्जन एक सहज प्रक्रिया है जिसमें बच्चे अपने आसपास की भाषा के नियमों को सहज रूप से आत्मसात कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमारी जो मदर टंग है हिंदी है, तो हिंदी हम आसानी से बोल पाते हैं, पढ़ पाते, लिख पाते हैं, इसको सीखने में हमें कोई कठिनाई नहीं आती। लेकिन वहीं अगर हम बात करें लैंग्वेज 2 इंग्लिश की, तो उसके लिए हमें यहाँ पर लर्निंग करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। उसमें हमें क्या होता है, कठिनाई के स्तर से भी गुजरना पड़ता है। तो ऐसे में क्या होता है, यहाँ पर जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है वो ईजिली किसी भी लैंग्वेज को सीखने में जो है आसानी होती है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भाषाई अभिव्यक्ति का विकार नहीं हो सकता है। भाषाई अभिव्यक्ति का विकार नहीं हो सकता है बोला है। पहला है स्थानिक मान को समझने में कठिनाई का होना, दूसरा है भाषण की सीमितता का होना, तीसरा है नए शब्दों को सीखने में कठिनाई होना। यहीं पर अगर चौथे ऑप्शन की तरफ बढ़े तो सही शब्दों की खोज में कठिनाई करना। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि बच्चों में ये जो निम्नलिखित में से कौन सा भाषाई अभिव्यक्ति का विकार नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन आपका पहला हो जाएगा। पहला ऑप्शन क्या है आपका, स्थानिक मान को समझने में कठिनाई का होना। ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। अब यहाँ पर इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। स्थानिक मान को समझने में कठिनाई का होना भाषाई अभिव्यक्ति का विकार नहीं हो सकता। यह गणित से संबंधित विकार है और इस विकार में विद्यार्थियों को गणितीय गणना और संख्याओं की अवधारणा को समझने में कठिनाई होती है। अभिव्यक्ति विकार भाषा संबंधित विकार होता है। तो यहाँ पर अभिव्यक्ति विकार ही क्या होता है, भाषा संबंधित विकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक 1.5 से 2.5 वर्ष के बीच के बच्चे की जो शब्दावली है जब 200 से 250 शब्दों और 2 शब्दों के उच्चारण तक पहुंच जाती है। 1.5 से 2.5 वर्ष का बच्चा है और जब वो शब्दावली यानी जो शब्द बोलता है वो 200 से 250 शब्दों तक हो जाता है और 2 शब्दों का उच्चारण करने लगता है, तब इसे क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या है, टेलीग्राफिक भाषा, दूसरा है व्याकरणिक रूप, ओवर रेगुलराइज, और या फिर फोर्थ है वार्तालाप। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए आपका जो सही उत्तर हो जाएगा पहला ऑप्शन
ऑप्शन आपका सही हो जाएगा टेलीग्राफिक भाषा। तो इसकी हम व्याख्या की तरफ बढ़ते हैं। व्याख्या दिया है कि 1 डेढ़ से ढाई वर्ष के बच्चे की जो शब्दावली जब 200 से 250 शब्दों और 2 शब्दों के उच्चारण तक पहुंचती है, तब इसे टेलीग्राफिक भाषा कहा जाता है। टेलीग्राफिक भाषा तार वाली यानी कि का भाषा का अर्थ क्या होता है, अभिव्यक्ति हेतु प्रयोग की जाने वाली भाषा से है। इसका विकास कई चरणों में होता है। प्रारंभ में बच्चे 2 शब्दों के प्रयोग से ही अभिव्यक्ति करते हैं, जैसे यहाँ पर दादा, चाचा ऐसे शब्द बोलते हैं, पापा। और उसके बाद धीरे धीरे वो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया इत्यादि शब्द का उचित प्रयोग करना सीख जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भाषा के विकास को बढ़ावा नहीं देता है। तो यहाँ पर नहीं देता है वो हमें नेगेटिव ही आंसर ढूंढना है। रोमांचकता को व्यक्त करने में भाषा का प्रयोग करना, घटनाओं तथा वार्तालाप आरंभ से अंत तक बनाने के लिए भाषा का प्रयोग करना, सामाजिक संपर्क बनाने और उनको निरंतर बनाए रखने के लिए भाषा का प्रयोग करना, और इसके बाद है सामाजिक वर्गीकरण हेतु भाषा का प्रयोग करना। तो यहाँ पर यही जो फोर्थ ऑप्शन है यही आपका सही हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इसके ऑप्शन को पढ़ लेते हैं, व्याख्या को पढ़ लेते हैं। सामाजिक वर्गीकरण हेतु भाषा का प्रयोग करना भाषा के विकास को बढ़ावा नहीं देता, बल्कि भाषा एकमात्र ऐसा साधन है जिसमें क्या होता है, विकास के माध्यम से हम आपस में जुड़ते हैं और भाषा के माध्यम से हम समाज में परस्पर अंतर्क्रिया करते हैं। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।